140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 50% मतलब 70 करोड़ यूथ हैं जिनकी उम्र 25 साल से नीचे है। अब इन 70 करोड़ में से 1 करोड़ बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं। इसको और नैरो डाउन करें तो इंडिया में एक वक्त पे 50 लाख बच्चे प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वो 50 लाख बच्चे कितने सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं? सिर्फ 11, ज़्यादा से ज़्यादा 16। उसको हासिल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 16 बाय 50 लाख इंटू 100 विच कम्स टू 0.00032, ना के बराबर। तो भाइयों, आज जो भी सक्सेसफुल क्रिकेटर हुए हैं उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो उस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाए? उस 1 करोड़ बच्चों में एक नाम रोहित शर्मा का भी था। शुरुआत में किसी को पता नहीं होता कि आप देश के लिए खेलने वाले हो। जब आप छोटे उम्र के होते हो तो आप खेलते रहते हो गलियों में, अपने धीरे धीरे मोहल्ले में स्टार बने, फिर स्कूल में गए, स्कूल में खेला अच्छा, फिर उसके बाद एक एक लेवल ऊपर चलते गए। ये कहानी उसी गली में खेलने वाले रोहित शर्मा की है। उनकी लाइफ में 11 साल से 20 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ जिसने आज उन्हें पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का सुपरस्टार बना दिया? रोहित शर्मा एक आम मुंबई का लड़का, क्रिकेट के सपने देखता था। डोंबिवली की गलियों में खेलते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में छा जाएगा। रोहित में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कोचिंग फीस का क्या करेंगे? हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं। सपने देखने के लिए मदद ज़रूरी है। रोहित के अंकल्स ने मिलकर उसके कोचिंग फीस के लिए 50-50 रुपये इकट्ठा किया। कोचिंग की फ़ीस 800 रुपये थी, तो उन अंकल्स ने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर रोहित का एडमिशन पास के क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। यहाँ से शुरू हुआ रोहित का सफ़र। गर्मियों का मौसम था। उस वक्त रोहित 7th क्लास में थे। बोरीवली के महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के ग्राउंड पर अंडर 12 स्कूल टीम का एक मैच चल रहा था। रोहित बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन की तरफ से खेल रहे थे। अपोनेंट में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल गोराई की टीम थी। बोरीवली स्पोर्ट्स की टीम ने 10 ओवर में 70 रन्स मारा। अब स्वामी विवेकानंद के बैटर्स उस टारगेट को चेज करने आए। विकेट के पीछे खड़े स्वामी विवेकानंद टीम के कोच ने एक लड़के की बॉलिंग देखी। उसने अपने 2 ओवर के कोटा में इतने प्यारे एक्शन से गेंदबाजी की कि वो कोच इम्प्रेस हो गए। वो कोच कोई और नहीं, दिनेश लाड थे, और वो लड़का कोई और नहीं, रोहित शर्मा थे। अब तुम लोग चौंक क्यों रहे हो? हाँ भाई, रोहित ने शुरुआत एज एन स्पिनर ही किया था। लाड साहब ने रोहित को अपने स्कूल टीम की तरफ से खेलने को कहा। रोहित को कुछ समझ नहीं आया, तो लाड सर ने उन्हें अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहा। रोहित ने कहा, सर हम लोग डोंबिवली में रहते हैं, मैं अपने अंकल रवि शर्मा के साथ रहता हूँ। इत्तेफाक से रवि शर्मा ग्राउंड पर ही थे, तो लाड सर ने रवि से इस ऑफ़र की बात की। रवि ने कहा, सर मैं सोच के बताता हूँ। 3 दिन बाद रोहित अपने अंकल रवि के साथ स्वामी विवेकानंद स्कूल गोराई गए, बट जब वहाँ उनको फ़ीस के बारे में पता चला तो उन दोनों की सारी एक्साइटमेंट उड़ गई। वहाँ की फ़ीस 275 रुपये पर मंथ थी। रवि ने कहा, सर जैसे तैसे करके 800 रुपये जमा किया और रोहित का अकेडमी में एडमिशन करवाया। अब और 275 रुपये कहाँ से लाएंगे? इस पर लाड सर ने उनसे कहा, रुको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। लाड सर डायरेक्टर के केबिन गए और उनसे रोहित के टैलेंट की बात की और पूछा, सर क्या हम रोहित को फ्रीशिप दे सकते हैं? लड़के में टैलेंट है, ये बहुत आगे तक जाएगा। योगेश पटेल स्कूल के डायरेक्टर फ्रीशिप के लिए मान गए। रोहित पहले स्टूडेंट थे जिन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से फ्रीशिप मिला था, पर अब हर साल 10-15 बच्चों को ये फ्रीशिप मिलता है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो उन सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं। क्या होता अगर रोहित के अंकल्स उनका एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में नहीं करवाते? क्या होता अगर दिनेश लाड उस 10 ओवर के रनचेस के दरमियान अपनी वाइफ को मछली खरीदा रहे होते? क्या होता अगर योगेश पटेल रोहित को फ्रीशिप नहीं देते? इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में लिखिए। तब तक रोहित के सफ़र की ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। साल के एंड में नवंबर में रोहित ने अपना क्रिकेट का एजुकेशन शुरू किया। उस साल वो सिर्फ जूनियर स्कूल टीम की जायल्स शील्ड टूर्नामेंट ही खेल सके, जिसमें रोहित ने एज एन ऑफ ब्रेक बॉलर खेला जो 7वें-8वें नंबर पर बैटिंग करता हो। टीम तीसरे राउंड में हार गई। अब ये वो साल था जहां से रोहित द बैट्समैन की जर्नी शुरू हुई। स्कूल क्रिकेट के फील्ड पर एक कोने में रोहित बैटिंग की शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे। लाड सर जब ग्राउंड पर आए तो उन्होंने देखा जिस तरीके से रोहित फुल फेस ऑफ द बैट दिखा रहे थे
उन्होंने तुरंत रोहित को नेट्स में बुलाया और खुद बॉल डालने लगे। एंड एट दैट मोमेंट लाड सर न्यू ही फाउंड इट, रोहित बैटिंग पोटेंशियल। लाड सर, जो रामाकांत आचरेकर जैसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कोच थे, उन्होंने कभी किसी को ट्रेनिंग में लेट आने नहीं दिया। पर उन अर्ली डेज में रोहित कभी कभी लेट आया करते थे। एक दिन लाड सर ने उनसे पूछा, क्यों रोहित, तुम लेट क्यों आते हो? ये ठीक बात नहीं है, डिसिप्लिन में रहो। तब रोहित का जवाब सुनकर वो चुप हो गए। रोहित ने लाड सर को बताया, सर क्या करूं, टीवी बंद होने के बाद ही सो सकता हूं। रोहित को 2 रूम के फ्लैट में 3 मामा और दादी के साथ रहना पड़ता था। रोहित हॉल में सोता था, इसीलिए उसे टीवी बंद होने का वेट करना पड़ता था। लाड सर ने उस दिन से रोहित को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना शुरू किया, नेट्स में ज़्यादा टाइम दिया और मैचेस में नंबर 4 पर बैटिंग करने का मौका दिया। अगले सीजन में रोहित अंडर 16 हैरिस शील्ड और जाइल्स शील्ड टीम में खेल रहा था। रोहित खुशी से झूम उठा था और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पहले गेम में जब रोहित जाइल्स शील्ड में ओपनर बना तो उसने शानदार सेंचुरी मारी। ये रोहित का पहला बड़ा परफॉर्मेंस था जो सबके लिए एक सरप्राइज था। जल्द ही रोहित को हैरिस शील्ड में नंबर 4 पर बैटिंग करने का मौका मिला। 45 ओवर के मैचेस में वो 18-20 ओवर्स तक बॉलिंग भी करता था। तब ओवर लिमिट नहीं थी। लाड सर कहते हैं, लगभग हर दूसरे गेम में रोहित सेंचुरी मार देता था, पर वो अक्सर कंप्लेन करता था, सर थक जाता हूँ। रोहित जस्ट बीइंग रोहित। उस वक्त स्कूल के पास सिर्फ सीमेंट विकेट थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि रोहित ने अपनी बैटिंग सीमेंट विकेट पर डेवलप की। कंक्रीट पर खेलते हुए उसने सीधा खेलना सीखा। बॉल वहाँ मूव तो नहीं करती थी, पर फास्ट आती थी। बाउंस भी अच्छा था, इसीलिए रोहित ने उससे नेगोशिएट करना भी सीख लिया। और जो आज तुम लोग ये सेक्सी पुल शॉट देखते हो ना, ये उसी प्रैक्टिस का नतीजा है। रोहित का मुंबई टीम के लिए पहला सिलेक्शन तब हुआ जब जूनियर सेलेक्टर संजय पाटिल और शंकर मौर्य ने उन्हें सामना ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किया। ये एक स्टेट लेवल इंटर रीजन टूर्नामेंट था जिसमें पुणे, नासिक, नागपुर और मुंबई की 2 टीम्स शामिल थी। उन्होंने रोहित को मेन टीम में जगह दी, लेकिन ये शुरुआत थी एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस की। जब प्लेइंग 11 का टाइम आया तो कोचेज ने रोहित को नज़रअंदाज कर दिया। टूर्नामेंट पुणे में था और लाड सर और रोहित सब लोग एक्साइटेड थे, पर अफसोस रोहित को एक भी गेम नहीं मिला। स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अंडर 16 सिलेक्शन ट्रायल मैचेस में भी रोहित को खेलने का मौका नहीं मिला। रास्ते बंद दिख रहे थे। लेकिन किस्मत कभी कभी अजब खेल खेलती है। उस साल क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट को अंडर 17 में कन्वर्ट कर दिया। अगले सीजन में रोहित को तीसरे मैच तक वेट करना पड़ा, पर जब चांस मिला तो उसने हाफ सेंचुरी मारी और फाइनल लीग गेम में सेंचुरी मार दी। सेमीफाइनल और फाइनल में 70 ऑड रन्स बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीत लिया। ये उनके मुंबई करियर की शुरुआत थी। जल्द ही रोहित मुंबई अंडर 17 टीम में आ गए। मुंबई अंडर 17 में आ गए, पर इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि उन 50 लाख बच्चों की भीड़ से क्या अलग वो 16 प्लेयर्स करते हैं जो उन्हें उस प्लेइंग 11 में खेलने का चांस देता है। तो उसके लिए ये कहानी सुनिए, रोहित शर्मा की जुबानी। रोहित शर्मा बताते हैं, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार वासु सर से मुलाकात की। वानखेड़े स्टेडियम में एक अंडर 17 कैंप चल रहा था, जहां 30 प्रोबेबल्स में से सिर्फ 15 को टीम में सेलेक्ट होना था। मुंबई क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हुए मेरा फोकस सिर्फ अपने ट्रायल पर था, ना कि उन लोगों पर जो मुझे देख रहे थे। मुझे पता था कि वो सब रिस्पेक्टेड कोचेज हैं, खासकर वासु सर, लेकिन उनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड मुझे नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वासु सर प्रवीण आमरे से बात कर रहे थे, जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। आमरे सर ने मुझे वासु सर के बारे में बताया, उन्होंने मुंबई क्रिकेट के लिए क्या किया है। ये सुनकर मैं सरप्राइज हो गया। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। यहाँ एक ऐसा इंसान था जिनका क्रिकेट नॉलेज अमेजिंग था और जिन्हें मैं अपना मेंटर बना सकता था। मैंने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, उनसे जितना सीख सकूं सीखना है। ये मेरा बिग मूवमेंट था। वासु सर को मेनली प्लेइंग 11 पर फोकस करना था, लेकिन मैं हमेशा उनके पास रहने का बहाना ढूंढता रहता। मैं बस चाहता था कि वो बात करे और मैं सुनता रहूं। बॉम्बे स्कूल ऑफ क्रिकेट से हम आते हैं, जहां एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, और यही वो लोग हैं जो लेजेंड्स के साथ खेल चुके हैं और हर सीज़न जीत चुके हैं। एक दिन वानखेड़े में मेरे नेट सेशन के दौरान वासु सर ने मुझे देखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने कैप्टन से कहा,
हमें इस लड़के को टीम में लाना है। तुम अपने कॉम्बिनेशंस देख लो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये लड़का खेलना चाहिए, मुझ पर भरोसा रखो। कैप्टन प्रशांत नायक मेरे पास आए और बोले, देख मुझे तेरे बारे में कुछ पता नहीं है और मैंने तेरे बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं है, लेकिन वासु सर कह रहे हैं कि तुझे खेलना चाहिए, तो कल तू खेल रहा है। जब मैंने बड़ौदा में अंडर 17 गेम में सेंचुरी मारी, मुझे याद है वासु सर किरण मोरे से मेरे बारे में बात कर रहे थे। वासु सर ने मेरे अंदर एक स्पार्क देखा और वो हमेशा मेरी केस को पुश करते रहे। रोहित शर्मा का बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने टॉप कॉर्पोरेट टीम एयर इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी मारी। उस मैच को देखने के लिए मुंबई और इंडियन क्रिकेट के दो इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस दिलीप वेंगसरकर और प्रवीण आमरे भी मौजूद थे। आमरे उस वक्त जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे जब 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम सेलेक्ट हो रही थी। जब स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ, रोहित का उसमें नाम था। और वेंगसरकर 2007 में सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे जब 2006 चैंपियंस ट्रॉफी आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआईज और वर्ल्ड 2020 के लिए टीम सेलेक्ट हो रही थी। रोहित को इन तीनों टीम्स में जगह मिली थी। सबसे पहले बात करते हैं 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस की। 6 मैच में रोहित ने बल्ले से 205 रन्स बनाया, जिसमें 350 प्लस स्कोर्स थे। हाईएस्ट स्कोर 78 अगेंस्ट श्रीलंका इन आरपीएस कोलंबो प्रेमदास स्टेडियम, बॉल से 5 विकेट। इसके बाद देवधर ट्रॉफी में वेस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए नॉर्थ जोन के खिलाफ उन्होंने 142 रन बनाया और टीम को 8 विकेट से मैच जितवा दिया। इस परफॉर्मेंस के बाद 2006 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें इंडियन टीम के लिए कॉल आया। वो सपना जो 11 साल के लड़के ने डोंबिवली के उस गली में देखा था, आज वो सपना पूरा होने जा रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भी रोहित का शानदार परफॉर्मेंस था। इस अर्धशतकीय पारी से उम्मीद और बढ़ गई थी कि 3 दिन बाद 15 अक्टूबर 2006 से शुरू होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में शायद रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में मौका मिल जाए। पर शुरुआती दिनों की तरह रोहित को यहाँ भी एक लंबा इंतजार करना था। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित को मौका नहीं मिला और बिना किसी परफॉर्मेंस के साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआईज के लिए उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। देखो, किसी भी प्लेयर के साथ करियर के शुरू में ऐसा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा परफॉर्म करते रहे। उन्हें एक बात समझ में आ गया था कि आपका रन्स आपकी दलील पेश करेगा। साल खत्म होते होते उन्होंने वापस से अपनी दलील पेश की। 25 दिसंबर 2006 को गुजरात के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में उन्होंने दोहरा शतक जड़ दिया। 2006-07 रणजी ट्रॉफी के एंड होते होते रोहित ने 8 मैच में 531 रन्स मारा विथ एन एवरेज ऑफ 48.27। रोहित डोमेस्टिक लेवल पर लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे, जिसके बाद उन्हें 26 मई 2007 को बीसीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए ट्रेनिंग कैंप्स के लिए बुलावा आता है। इंडियन बोर्ड 14 बॉलर्स और 15 बैट्समैन को सेपरेट कंडीशनिंग कैंप्स के लिए बुला रही थी, जिससे वो आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर के लिए टीम सेलेक्ट कर सके, और उस टीम में रोहित का नाम था। रोहित यूके के फ्लाइट पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे उनके अर्ली डेज थे वैसे ही ये भी एक लॉन्ग फ्रस्ट्रेटिंग वेट थी। पहले 12 ओडीआईज में उन्हें सिर्फ 2 गेम्स में प्लेइंग टाइम मिला और पहले मैच में बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। रोहित ने हरारे में इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए जिम्बाब्वे ए के खिलाफ 65 रन की पारी खेली। इन सब के बीच रोहित का नाम 2007 वर्ल्ड T20 के टीम में था। उन दिनों रोहित अपने कोच लार्ड सर को रेगुलरली फ़ोन करते थे। लार्ड सर को एक कन्वर्सेशन विविडली याद है जब रोहित ने साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड T20 के दौरान फ़ोन किया। जब उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है, उसने कहा पक गया हूँ सर, एक भी मैच नहीं खेला। लार्ड सर ने उसे समझाया, क्या तू गली क्रिकेट खेल रहा है? ये सोच कि तू इंडियन टीम के साथ है, ये भी बड़ी बात है। जब चांस मिले कुछ कर दिखाना। रोहित ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, सर नाम करूँगा। वो कॉन्फिडेंस उनका सबसे बड़ा एसेट था। और फिर वो मोमेंट आया क्रंच गेम में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डरबन में। पहले कुछ बॉल्स में लग रहा था जैसे बॉल बैट को ठीक से हिट नहीं कर रही हो, पर फिर रोहित ने अपना कॉन्फिडेंस पाया और एक शानदार छक्के के साथ अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। उसके बाद रोहित ने एक ब्रिलियंट रन आउट करके सबको इंप्रेस कर दिया और फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट रोहित ने सिर्फ 16 बॉल्स में अनबीटेन 30 रन बनाया।
और इंडिया उस साल की वर्ल्ड चैंपियन बनी। India win! Unbelievable scenes here at the boat ring. रोहित अब 20 साल के हो चुके थे। रोहित का ये परफॉर्मेंस सबको ये बताने के लिए काफ़ी था कि रोहित शर्मा क्रिकेट वर्ल्ड में आ चुका है। ये वो डिफाइनिंग मोमेंट था जो रोहित को एक राइजिंग स्टार से एक एस्टैब्लिश क्रिकेटर बनाता है। हर इनिंग्स, हर परफॉर्मेंस के साथ रोहित ने अपने टैलेंट और डेडिकेशन से सबको दिखाया कि उनकी कहानी सिर्फ शुरू हुई है और आगे अभी और भी माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। तो ये थी रोहित की कहानी। तो ऐसा क्या था जो रोहित को बाकी 50 लाख बच्चे से अलग करता था? वो था ये पल जो हमने MS धोनी मूवी में भी देखा। कोई ट्रायल्स या इम्पोर्टेंट मैचेस हो और अगर आपको पता है कि वहाँ पर सीनियर लेवल का कोई मेंबर है तो उस मौके को दोनों हाथों से लपकना होता है। यही चीज़ धोनी ने भी किया था और यही चीज़ रोहित ने भी वासु सर के सामने किया। ये बस एक पॉइंट है, बाकी आपको कंसिस्टेंटली इतने रन्स बनाने हैं कि सेलेक्टर्स चाह कर भी आपको नज़रअंदाज ना कर सके। रोहित शर्मा का एलिवेशन वनडे टीम में एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, लेकिन टॉप पर रहना इतना आसान नहीं था। अर्ली सक्सेस के बाद एक पीरियड आया इनकंसिस्टेंसी का। उनके करियर का सबसे बड़ा सेटबैक तब आया जब उन्हें 2011 वर्ल्ड कप के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। 2011 वर्ल्ड कप के 15 मैन स्क्वाड में पहले 14 प्लेयर्स की लिस्ट में रोहित का नाम था, पर फिर ऐसा क्या हुआ जो उनको टीम के फाइनल 15 में भी जगह नहीं मिला? अगर आपको इसकी डिटेल्ड कहानी जाननी है तो नीचे कमेंट में बताइए। ये इंसिडेंट उन्हें अंदर तक हिला गया। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था और इसने उन्हें बहुत फोकस्ड बना दिया। लाड सर कहते हैं ये मोमेंट रोहित के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसी सेटबैक ने उन्हें और भी डिटरमिन्ड और डिसिप्लिन बना दिया। रोहित ने अपने आप को और मेहनत से तैयार किया और अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करते रहे। हर स्ट्रगल और चैलेंज को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए रोहित ने साबित किया कि वो वापस आएंगे और भी शानदार तरीके से। और आज रोहित क्या है इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रोहित शर्मा की पूरी स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।